नमस्कार। इतिहास में जब भी दिल्ली सल्तनत की बात होती है तो उसकी नींव रखने का श्रेय अक्सर एक ही शख्स को दिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर असली कहानी किसी और की हो, किसी ऐसे इंसान की जिसने बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया हो। तो सवाल यही उठता है कि दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक कौन था। क्या ये वही नाम है जो हम सब जानते हैं, या फिर इतिहास के पन्नों में कोई और नायक छिपा हुआ है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1210 से। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मौत हो जाती है। अब उनके जाने के बाद ये जो नया नवेला साम्राज्य था वो एक बहुत बड़े संकट में फंस गया। हर तरफ बस कंफ्यूजन का माहौल था। ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर तो बैठा, लेकिन उसका शासन बस 8 महीने ही चल पाया। और ये 8 महीने सल्तनत के लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। वो इस नाजुक सल्तनत को संभाल ही नहीं पाया और सब कुछ बिखरने लगा। तो इस मुश्किल घड़ी में दो चेहरे सामने आए। एक तरफ था आराम शाह, जो एक अनुभवहीन और कमजोर शासक था, और दूसरी तरफ था इल्तुतमिश, ऐबक का दामाद और बदायूं का एक बहुत ही काबिल गवर्नर। दिल्ली के जो ताकतवर तुर्क सरदार थे, उन्होंने फैसला कर लिया था। उन्होंने आराम शाह को किनारे करके इल्तुतमिश को दिल्ली की बागडोर संभालने का न्योता भेजा। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये इल्तुतमिश था कौन? कैसे एक गुलाम से शुरू करके उसने सुल्तान बनने तक का ये हैरत अंगेज सफर पूरा किया? हैरानी की बात तो ये है कि इल्तुतमिश खुद एक इल्बारी तुर्क था जो कभी गुलाम हुआ करता था, लेकिन अपनी काबिलियत और वफादारी के दम पर वो इतना आगे बढ़ा कि उसने न सिर्फ ऐबक का भरोसा जीता, बल्कि ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी। इल्तुतमिश ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। दिल्ली के अमीरों ने बुलाया, वो आया और 1211 में उसने आराम शाह को एक निर्णायक लड़ाई में हरा दिया। बस यहीं से उसने दिल्ली के तख्त पर अपना हक जमा लिया और सल्तनत को एक करने का असली काम शुरू किया। पर देखिए, गद्दी हासिल करना तो लड़ाई का बस एक हिस्सा था। उसे बचाए रखना वो एक बिल्कुल ही अलग और बड़ी चुनौती थी। इल्तुतमिश के चारों तरफ दुश्मन और खतरे ही खतरे थे। सोचिए, उसके दुश्मन हर दिशा में फैले थे। गजनी में यलदौज, सिंध में कुबाचा और बंगाल में अली मर्दान, ये सब दिल्ली पर कब्जा करने के सपने देख रहे थे। लेकिन इन सबसे भी बड़ा खतरा उत्तर से मंडरा रहा था। चंगेज खान के मंगोलों का खतरा, उस समय की सबसे खतरनाक ताकत। पर इल्तुतमिश ने कमाल का धैर्य और रणनीति दिखाई। उसने एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटाया। 1216 में यलदौज को हराया, 1227 तक बंगाल को वापस जीता और 1228 में खुबाचा का भी खेल खत्म कर दिया। मतलब एक दशक से भी ज्यादा वक्त लगाकर उसने सल्तनत की सीमाओं को पूरी तरह से महफूज कर लिया। उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत तो 1221 में हुई। हुआ ये कि चंगेज खान एक भगोड़े राजकुमार का पीछा करते करते भारत की सीमा तक आ पहुंचा। उस राजकुमार ने इल्तुतमिश से पनाह मांगी। इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी दिखाई और साफ मना कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों की तबाही से बचा लिया। लड़ाइयां तो जीत लीं, पर असली काम तो अब शुरू होना था। इन बिखरे हुए इलाकों को एक मजबूत राज्य में बदलना। और यहीं से इल्तुतमिश दिल्ली का असली वास्तुकार, असली आर्किटेक्ट बना। उसने सल्तनत की नींव को मजबूत करने के लिए कई बड़े काम किए। पहला, उसने लाहौर की जगह दिल्ली को एक शानदार राजधानी बनाया। दूसरा, प्रशासन चलाने के लिए इक्ता सिस्टम शुरू किया। तीसरा, अपनी सत्ता को बचाने के लिए उसने तुर्कान-ए-चहलगानी यानी 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक शक्तिशाली गुट बनाया। और चौथा, उसने सल्तनत को एक नई आर्थिक पहचान दी। अब यह तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा क्या था? असल में ये उसके 40 सबसे भरोसेमंद तुर्क गुलाम सरदारों का एक ग्रुप था। ये उसकी ताकत का सबसे बड़ा आधार थे। लेकिन आगे चलकर यही ग्रुप इतना पावरफुल हो गया कि ये तय करने लगा कि अगला सुल्तान कौन बनेगा और कौन नहीं। इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए भी उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने 175 ग्रेन का एक स्टैंडर्ड चांदी का टका और रोज के लेन देन के लिए तांबे का जीतल चलाया। इसने पहली बार पूरे साम्राज्य में एक जैसी और भरोसेमंद करेंसी सिस्टम की शुरुआत की। इल्तुतमिश की सोच कितनी प्रैक्टिकल थी, ये उसके एक मशहूर कथन से पता चलता है। उसने कहा था, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में बदलना मुमकिन नहीं है। ये दिखाता है कि वो ये समझता था कि वो एक ऐसी आबादी पर राज कर रहा है जहां तरह तरह के लोग रहते हैं।
और उसके न्याय करने का तरीका तो और भी अनोखा था। कहते हैं कि उसके महल के बाहर संगमरमर के 2 शेर लगे थे, जिनके गले में घंटियां लटकी थी। कोई भी फरियादी जिसे इंसाफ चाहिए हो, वो उन घंटियों को बजाकर सीधे सुल्तान तक अपनी आवाज पहुंचा सकता था। और जो लोग इंसाफ मांगने आते थे, वे अक्सर लाल कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें दूर से ही पहचाना जा सके। लेकिन अपने शासन के आखिरी दौर में इल्तुतमिश ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त के लिए बहुत ही क्रांतिकारी था, शायद सबसे विवादास्पद भी। करीब 25 साल तक कामयाबी से हुकूमत करने के बाद अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो गई। लेकिन अपनी मौत से ठीक पहले उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उसने अपने बेटों को नज़रअंदाज करके अपनी बेटी रज़िया को अपना वारिस चुना। उसका मानना था कि उसके बेटे हुकूमत करने के लायक नहीं हैं, जबकि उसकी बेटी रज़िया में एक अच्छे शासक के सारे गुण मौजूद हैं। सोचिए, 13वीं सदी के उस समाज में जहां मर्दों का बोलबाला था, ये कितना बड़ा और साहसी कदम रहा होगा। तो सोचिए जरा, एक सुल्तान अपनी बेटी को उस सल्तनत का वारिस बना रहा है जो ताकतवर तुर्क सरदारों से भरी पड़ी है। भला इसमें क्या गड़बड़ हो सकती थी? ये सवाल अपने पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत दिलचस्प कहानी